संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं होगी। तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट कमिश्नर आज रिपोर्ट पेश नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट कमिश्नर कुछ और वक्त मांग सकते हैं। 29 नवंबर को संभल कोर्ट ने रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। कोर्ट कमिश्नर को आज सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करनी थी। जामा मस्जिद का सर्वे 2 चरणों में किया गया। इस दौरान हिंसा भी जबरदस्त हुई थी। और संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अनस और सूफियान नाम के 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। अनस और सूफियान ने हिंदूपुर खेड़ा में पुलिस पर पथराव कर बाइक में आग लगा दी। साथ ही पुलिस के कारतूस भी लूट लिए। नखासा पुलिस ने दोनों पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पत्थरबाजों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने अनस और सुफियान नाम के 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजों पर पत्थरबाजी, बाइक में आग लगाने और कारतूस लूटने का आरोप है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज 7 रूल 11 याचिका पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने याचिका के तहत पूरा प्रकरण किसी प्रकार से कोर्ट में चलने योग्य नहीं होने की बात कही थी। मुस्लिम पक्ष ने चारों मामलों में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 मामलों की स्थिरता को चुनौती देने वाली शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। सीएम योगी आज गोरखपुर में आयुष्मान वय वंदन कार्ड बांटने की तैयारी यानी कि शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शुरुआत डबल इंजन की सरकार कर चुकी है। इसके लिए बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर में आज आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। उपचुनाव के बाद सभी पार्टियां 27 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी अब सोशल मीडिया पर फोकस कर रही है, तो समाजवादी पार्टी संगठन की सर्जरी करने में जुटी है। उधर कांग्रेस भी नए इस गण संगठन के साथ 27 के मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो मायावती पुराने नेताओं की घर वापसी का इंतजाम कर रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी में सभी पार्टियां 27 के रण की तैयारियों में जुट गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी, सभी जमीन पर उतरकर 27 की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही हैं। पीडीए का फॉर्मूला जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप देखिए अंबेडकर नगर में क्या था, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप मिल्कीपुर देखिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको, वहाँ का नाम से करहल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब हम अतरौलिया में हैं, अतरौलिया में भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बात बीजेपी की करें तो उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है और अब 27 की तैयारियों में कोई कोर कसर न छोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए बूथ लेवल तक 1,65,000 कार्यकर्ताओं को काम सौंपने की तैयारी की जा रही है। लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वॉलंटियर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम बूथ लेवल तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सोशल मीडिया के लोगों को बनाएंगे, लगभग 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। उधर 27 की चुनावी लड़ाई को लेकर अखिलेश यादव ने
छटनी प्लान पर फोकस किया है। माना जा रहा है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय दिखे हैं और ठीक से पार्टी प्लानिंग पर काम नहीं कर पाए हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। ही किसी भी लड़ाई से पहले अपना संगठन दुरुस्त करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो सफलता हासिल की, उसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक जारी है। जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है, वहाँ पे ये समीक्षा की जा रही कि जिलाध्यक्ष की कमी थी, नेताओं की कमी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्या कमियां थी, उन कमियों की समीक्षा की जा रही है। और समय आने पे जहाँ जहाँ भी जो बदलाव की आवश्यकता होगी, समाजवादी पार्टी वो बदलाव करके। वहीं कांग्रेस ने अलग ही तरीका अख्तियार किया है। संगठन में बदलाव के साथ युवाओं को जोड़ने पर इस बार फोकस है। सभी कमेटियां भंगकर कांग्रेस ने संदेश दिया है कि नया संगठन 27 में मजबूती के साथ उतरेगा। इसके साथ ही कांग्रेस संभल, ज्ञानवापी और मथुरा जैसे मुद्दों पर 1 लाख चिट्ठियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने की तैयारी कर रही है। लोगों की हत्याएं की है पुलिस ने। पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में आप पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बोल रही हैं कि जिन पुलिस वालों ने मारा, जिस सीओ ने गोली चलाई है, जिसने हत्या कराई है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए। मायावती जी को इस पर बयान नहीं दे रही हैं, वो सरकार का पक्ष ले रही हैं और भाजपा की मदद कर रही हैं। मायावती की बात करें तो नतीजों से बीएसपी निराश तो है, लेकिन मायावती ने भी प्लान तैयार किया है। उन्होंने भी साफ किया है कि पार्टी के पुराने नेताओं की घर वापसी होगी। दलित वोट बैंक जो कांग्रेस और सपा के बीच बट गई, उसे फिर से एकजुट करने पर मायावती का फोकस है। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी, अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। कुल मिलाकर पार्टियों ने 27 की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच इंडिया गठबंधन में जारी घमासान के बीच इस वक्त लोगों की नजर यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी पर है। अब 27 में साथ रहेंगे या अलग, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेवर एयरपोर्ट का मुख्य रनवे बनकर लगभग तैयार है। रनवे की लंबाई 3.5 से 4 किलोमीटर है। इस पर आज से ट्रायल शुरू होने जा रहा है। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद ट्रायल रन शुरू हो रहा है। ट्रायल रन में कई नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटें लैंड और टेक ऑफ करेंगी। सक्सेसफुल ट्रायल के बाद जेवर एयरपोर्ट अपने संचालन की ओर एक कदम बढ़ेगा। ट्रायल रन की रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में पहली फ्लाइट उड़ान भरने का लक्ष्य रखा गया है। बरेली में 2 पक्षों के बीच सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमले के साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मामला जोगी नवादा का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अब लगा दी गई है। 4 लोगों के इंजर्ड होने की पुष्टि हुई है। जितने भी इंजर्ड हैं इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी खतरे के बाहर हैं। एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है, बाकी के पैर में चोट आई है। इसमें हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और 2 थानों की टीमें इसमें लगी हुई हैं और जल्द ही जितने भी आरोपी हैं इन सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की घटना ये आगे से नहीं कर पाएंगे। और बरेली में लेखपाल के अपहरण के मामले में एसडीएम ने सफाई दी है। एसडीएम ने तहसील प्रशासन पर लगे गंभीर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए साथ ही गायब लेखपाल के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। एसडीएम का कहना है कि वो खुद अपने लेखपाल के गायब होने जाने के बाद बेहद परेशान हैं और आहत भी हैं। आपको बता दें कि लेखपाल बीते 27 नवंबर से लापता हो गए। लेखपाल की मां और पत्नी ने एसडीएम और थाना फरीदपुर की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
कुछ दिनों में समाचार पत्रों में 250 बीघा जमीन के घोटाले की सूचना छापी गई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है, निराधार है। फरीदपुर के खलपुर व खरगपुर गांव में किसी जमीन का कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि इनके परिजन श्री मनीष कश्यप के खो जाने से बेहद दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन मस्तिष्क में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं उप जिलाधिकारी फरीदपुर पूरी जिम्मेदारी से इस बात को खारिज करता हूं कि इन गांवों में 250 बीघा जमीन की कोई घोटाला नहीं हुआ है। गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप है। दुकानदार पर 13 साल की लड़की से रेप का आरोप है। आरोपी ने पीड़ित के हाथ पैर बांधकर उसकी दुकान में छिपा रखा था। ग्रामीणों की तलाश में पीड़िता बंद दुकान से बरामद की गई। आरोपी दुकानदार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल दिनांक 7 दिसंबर 2024 को थाना नुनहरा के लावा गांव में एक अल्पवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बलिया में बुजुर्ग से 50,000 की लूट का खुलासा हो गया। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन गेम के चक्कर में उसने कर्ज लिया। कर्ज चुकाने के लिए उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिस युवक को गिरफ्तार करते हुए लूट के सारे पैसे को बरामद अब कर लिया गया है। और बरेली में एक लड़की का अपहरण का गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित खेत में काम करने गई थी। हथियारबंद 2 बदमाशों ने लड़की की चाची को पेड़ से बांध दिया और उसे अगवा कर गन्ने के खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। दोनों आरोपी अब्दुल कादिर और मजीद खान गांव के ही रहने वाले हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक पीड़िता ने आके अपने साथ दुष्कर्म और उसका वीडियो वायरल करने संबंधी तहरीर देकर 2 व्यक्तियों को आरोपित किया है। इस संबंध में तत्काल बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को आवश्यक मेडिकल कार्रवाई हेतु भेजा गया है एवं जो नामित व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैनपुरी में एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी में कुछ दिन पहले ये शातिर अपराधी एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर चुके थे, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक कई जिलों में लोगों के एटीएम कार्ड फ्रॉड कर चुके थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 58 एटीएम कार्ड, 72,000 रुपए नगद और 2 बाइक बरामद की है। 2 एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक संकित तोमर है जो एटा का रहने वाला है और दूसरा बबलू उर्फ अजय यादव है, ये कासगंज का रहने वाला है। इनके कब्जे से 72,000 रुपये नगद और 58 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त की गई थी ये बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लगभग 10 साल से ये काम कर रहे हैं और इन पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। पीलीभीत से खबर लेते हैं, जहां पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मामला मोहल्ला साहू का। गोली चलाने के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही एसीपी सदर भी मौके पर पहुंच गए। गनीमत ये रही कि गोली किसी के नहीं लगी। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर और कई कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
प्रारंभिक जब हमने वहां पे पहुंचे तो ये पाया गया कि सुधीर उपाध्याय जो वहां के उनके एक ऑटोमोबाइल शॉप की दुकान है, तो उन्हीं के द्वारा ये गोली चलाई गई है। जब हमने घर में सारी चीजें देखी गई तो पता चला कि जो उनकी लाइसेंसी राइफल है, उस राइफल के द्वारा उनके एक राउंड चला गया, जो छत से हमने बरामद किया, खाली खोखा जो होता है राउंड का। और साथ ही में उन जो राइफल थी और उसके जो बाकी के जो मतलब गोलियां थी वो हमने बरामद कर ली है। हाथरस में गेस्ट हाउस के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, पथराव हुआ। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। मामला कस्बा सिकंदराऊ का है। मामले के दोनों पक्षों ने मुकदमा भी दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बुलंदशहर में नकली दूध और पनीर बनाने का लाखों रुपए का केमिकल बरामद हुआ। इस केमिकल से कई 100 टन मिलावटी दूध और पनीर बनाया जाता था, जिसे बुलंदशहर सहित दिल्ली एनसीआर में ऑन डिमांड शादी समारोह के कार्यक्रम में सप्लाई किया जाता था। आज कल खाद्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम ने मिलकर स्थानीय पुलिस के साथ मिलावटी दूध और पनीर बनाने वाले खेल का खुलासा कर दिया। खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने स्किन्ड मिल्क पाउडर, 20-3 रिफाइंड ऑयल, सेक्रीन, कई क्विंटल व्हाइट पेस्ट और मिल्क का फ्लेवर भारी मात्रा में बरामद किया है। फिलहाल 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामला खुर्जा तहसील का है। छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहां कुछ नकली दूध मिला, दूध बनाने का सामान मिला। उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि बुलंदशहर में एक गोदाम है जहां से वो लोग सामान खरीदते हैं। इस सूचना पर पुलिस, एफडीए की टीम, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम और भी पूरी टीम ने वहां जाके सर्च किया तो 4 गोदामों में बहुत ही आंख खोलने वाला दृश्य आया और कुल मिला के लगभग इनकी सबकी जो कीमत थी वो 12 लाख रुपए से अधिक की थी। वहीं तुरंत जीएसटी डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पुलिस बुलाई गई और भी जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, इवन हम लोगों ने अच्छे से मुकदमा दर्ज हो। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के चलते मौसम बदल गया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई। ठंडी हवाओं के साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक जमीनी इलाके में बारिश हो रही है तो जहां पर एक और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर पहली बर्फबारी हुई है। और दिल्ली और शिमला की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैदानी इलाकों में बारिश यानी कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों और बाकी जगहों पर बारिश देखने को मिली। वहीं पर शिमला में बर्फबारी दर्ज की गई।